नमस्कार मित्रों, मैं हूं रविकांत चतुर्वेदी और आप मुझे देख रहे हैं परीक्षा आइडिया के मंच पे। बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का। हम लोगों ने गुप्त काल की शुरुआत की थी। गुप्त काल की शुरुआत में हम लोग कुछ तथ्यों से वाकिफ भी हुए थे। हमने बताया था कि गुप्त काल कैसे मौर्यों के बाद स्थापित होने वाली या मौर्यों के बाद एक बड़ी सत्ता जो स्थापित हो रही है भारतीय परिपटल पे, उसका दर्शन हम लोगों ने किया था। साथ ही हम लोगों ने गुप्तों की ओरिजिन के बारे में जाना था कि गुप्तों की उत्पत्ति कहाँ से है। फिर हम लोगों ने समझा कि वस्तु स्थिति में गुप्त किस जाति से बिलोंग करते हैं। भिन्न भिन्न इतिहासकारों के मत थे, उनको भी हम लोगों ने देखा। फिर हम लोगों ने देखा कि गुप्त इतिहास के जो स्रोत हैं वो कौन कौन से हैं। उसमें हम साहित्यिक साक्ष्य, पुरातात्विक साक्ष्य और विदेशी यात्री के विवरणों को हम लोगों ने आधार माना था। अब आगे की बात करते हैं, थोड़ी आगे चलते हैं। यानी जब हम चंद्रगुप्त प्रथम को देखे, समुद्रगुप्त को देखे, अब चंद्रगुप्त द्वितीय को देखते हैं कि आखिर चंद्रगुप्त द्वितीय की क्या स्थिति है, या भारतीय इतिहास में चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य को क्यों विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता है। यदि कदे देखिएगा, जब चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का शासना काल शुरू होगा तो जैसे यहां लिखा हुआ है 380 से 412, कहीं कहीं किसी किसी किताबों में आपको यहाँ पे 380 न मिलके 375 ही मिलेगा। ठीक, लेकिन यह एक संक्रमण का काल है। ठीक, जरा सा आते हैं हम लोग अपने नोटबुक पे, जरा देखने का समझने का प्रयास करते हैं कि क्या है आखिर चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य का। विक्रमादित्य बड़े ही मशहूर शासक है और विक्रमादित्य की इनकी उपाधि भी है। वैसे इतिहास में हम लगभग 14 विक्रमादित्य को देखते हैं। कितने विक्रमादित्य हैं? 14। यानी यह एक महज उपाधि है विक्रमादित्य। पहली चीज तो यह समझना होगा। इनका शासनाकाल हमने कहा कि किसी किसी किताब में मिलता है 380 से और किसी किसी में मिलता है 375 से, लेकिन समाप्ति पे सभी एक मत है कि समाप्ति कब हो गई? 412 ईस्वी में। यानी इन्होंने सत्ता छोड़ दिया या सिंहासन का परित्याग कर दिया। ठीक, यानी कि 380 या 375 से जो क्रम शुरू हुआ वो लगभग 380 तक, 412 तक चलता रहा। यानी 380 से 412 तक चलता रहा। दूसरी चीज, अब हम देखते हैं कि कोई भी शासक तब है जब वो कई क्षेत्रों को विजिट करता है। हमने पाया कि चंद्रगुप्त द्वितीय ने या चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य ने लगभग 388 ईस्वी में मालवा का एक शासक है। मालवा और गुजरात दोनों उसके अधीन है। पहले इनकी विजय अभियानों की चर्चा, यानी लिख लीजिएगा विजय अभियान। विजय अभियान, जब विजय अभियान की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि मालवा वह गुजरात का एक शासक है। और ये शासक कौन है? ये शक शासक है। नाम है रुद्र सिंह। क्या नाम है? रुद्र सिंह। यानी मालवा के शासक कौन शासक? तो कहेंगे शक शासक रुद्र सिंह तृतीय। तृतीय को पराजित किया। क्या किया? पराजित किया। अब यहां पे सोचने वाली बात यह है कि इसका ये प्रथम अभियान है। यानी कि इसका प्रथम अभियान कैसे? तो हम कह रहे हैं कि यह शकों पे नियंत्रण करने का प्रयास करता है। किस पे? शकों पे नियंत्रण करने का प्रयास करता है। शक पे नियंत्रण कैसे? तो हम देखते हैं कि ये मालवा क्षेत्र और ये गुजरात क्षेत्र, ये दोनों ही क्षेत्र कहां के हैं? तो हम देखते हैं कि ये दोनों ही क्षेत्र किसके अधीन है? तो शक राजा रुद्र सिंह तृतीय के अधीन है। चंद्रगुप्त द्वितीय ने शक विजय के उपलक्ष्य में, इसी शक विजय के उपलक्ष्य में हमने पाया कि ये जब शक विजय करता है तो इसी के उपलक्ष्य में यह विक्रमादित्य की उपाधि को धारित करता है। यानी यह रुद्र सिंह तृतीय क्या करता है कि विक्रमादित्य की उपाधि लेता है। क्यों? क्योंकि इसने शकों को पराजित किया। यदि कदे किन्हीं पुस्तकों में इसे शक्कारी कहकर भी संबोधित किया गया। क्या कहा गया? शकारी, यानी शकों को, अहंकार को चूर करने वाला। तो शकों के अहंकार को चूर करने के कारण शकों के अहंकार को चूर करने के कारण इन्हें शक्कारी भी
कहा जाता है। ठीक है, फिर जब इससे आगे बढ़ते हैं तो हम पाते हैं उज्जैनी भी इसी समय गुप्तों को क्या हो गई, प्राप्त हो गई, क्योंकि इन्होंने गुजरात और मालवा दोनों ही क्षेत्रों पर क्या किया, अधिकार किया। साथ ही हम पाते हैं कि उस समय उज्जैनी का जो दृष्टिकोण है या उज्जैनी जो फेमस है वो व्यापार के लिए फेमस था। तो हम देखते हैं कि उज्जैनी भी गुप्तों को प्राप्त हुई और व्यापारिक दृष्टि से उज्जैनी का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान था। चंद्रगुप्त द्वितीय ने इसे अपनी द्वितीय राजधानी के रूप में क्या किया, बनाने का प्रयास किया। किसको, उज्जैन को या उज्जैनी को। उज्जैनी का महत्व किस लिए, व्यापारिक दृष्टिकोण से, व्यापारिक दृष्टिकोण से। ठीक है, फिर जब इससे आगे बढ़ते हैं तो हमें कुछ और चीजें भी दिखाई पड़ती हैं। हम देखते हैं कि उज्जैनी को व्यापारिक दृष्टिकोण से ही सिर्फ अपने पास या गुप्तों ने मिलाने का प्रयास नहीं किया होगा, बल्कि पश्चिम की या पश्चिम में जो साम्राज्य की स्थिति थी उसको भी कहीं ना कहीं ये वहां से नियंत्रित करने का प्रयास किए होंगे। तो पश्चिम के क्षेत्र में नियंत्रण का प्रयास, नियंत्रण का प्रयास। ठीक है, फिर चंद्रगुप्त द्वितीय का एक लौह स्तंभ लेख है। हमने कहा था एक ही लौह स्तंभ लेख है। टोटल हम लोगों ने बात की थी कि कितने अभिलेख हैं, जैसे कल की क्लास आप देखिएगा तो उसमें मैंने चर्चा की है कि एक लौह स्तंभ वो कहाँ का है, तो कहते हैं मेहरौली लौह स्तंभ लेख। कौन सा, मेहरौली स्तंभ लेख। तो कहते हैं कि चंद्रगुप्त के मेहरौली स्तंभ लेख से ज्ञात होता है कि इसने, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने बंगाल की भी विजय की थी। मेहरौली स्तंभ लेख से ज्ञात होता है कि इसने बंगाल पर विजय भी प्राप्त किया। विजय भी प्राप्त किया, यानी चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य को हम इतने एस्पेक्ट में समझ सकते हैं। साथ ही इसके वैवाहिक और मैत्रीपूर्ण संबंध क्या है उनको भी समझेंगे। साथ ही सांस्कृतिक उपलब्धियां क्या हैं इसको भी हम समझने का प्रयास करेंगे, क्योंकि यह वही राजा है जो अपने दरबार में प्रथमतः नवरत्न रखने का प्रचलन शुरू करता है। यानी इसी के दरबार में आप कालिदास, अमर सिंह, बेताल भट्ट, साथ ही जो आपके फलित ज्योतिष के जो सबसे बड़े प्रणेता हैं छपड़क, उनका नाम आप सुनेंगे। ये उन्हीं के दरबार से जुड़े हुए हैं। धनवंतरी, बड़े बड़े लोग इसके दरबार से जुड़े हुए दिखाई देंगे, नवरत्नों में शामिल दिखाई देंगे। ठीक है, आते हैं जरा अपने पीपीटी पे, देखते हैं कि वहां क्या कुछ नया दिया गया है चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के बारे में। ठीक है, इसको हटाते हैं। आइए देखते हैं चंद्रगुप्त द्वितीय। यहां पे शासनकाल 380 से 412 दिया गया। घबराएंगे नहीं, पहले ही बात कर चुके हैं, कहीं 375, कहीं 375, कहीं 380 की बात की गई है। 5 वर्षों का अंतर है। ये 5 वर्षों का अंतर क्या है, कहते हैं समुद्रगुप्त ने जब राज सिंहासन छोड़ा तो उस समय उसका एक बड़ा पुत्र है, नाम है रामगुप्त। क्या करता है, सत्ता पे सीम होता है, लेकिन रामगुप्त उतना योग्य नहीं है, उतना योग्य शासक नहीं है। रामगुप्त जब सत्ता में बैठा तो रामगुप्त के सत्ता में बैठने के बाद हम पाते हैं कि कुछ आक्रमणकारियों ने उसकी पत्नी को उठा ले गए। उसकी पत्नी का नाम था ध्रुवशामिनी। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य, इसके जब आप देवी चंद्रगुप्तम पढ़ेंगे तो वहां पे इसके रूप का वर्णन किया गया है। कहा गया कि ये इतना सुंदर था कि देखने में दूर से मतलब प्रतीत होता है कि अगर ये स्त्री आवरण ले ले या स्त्री पोशाक या वेशभूषा को पहन ले तो उसे भेद करना मुश्किल था कि स्त्री ही कि पुरुष है। इसने स्त्री का वेशभूषा धारित किया और क्या किया कि वो शकों के साम्राज्य में घुस गया।
जहां आप पढ़ रहे थे अभी कि उसने मालवा और गुजरात की विजय की, रुद्र सिंह तृतीय को पराजित किया। तो कैसे पराजित किया, वो वही उसी का वृतांत है। यानी कि पहले रामगुप्त था, रामगुप्त यानी कि इसका बड़ा भाई था, अयोग्य था, और उसी की पत्नी थी ध्रुवसामिनी। इसने ध्रुवसामिनी को शकों के झुंड से बाहर निकाला, या शकों के पास जो गई थी उससे उसको वापस लौटाया, अपने भाई की हत्या की और स्वयं सत्ता पे सीन हुआ। ठीक, तो ये थोड़ा सा जो 5 वर्षों का काल है उसमें गृहयुद्ध जैसी स्थिति दिखाई पड़ती है, कुछ इतिहासकारों का विचार है। ठीक, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं मूल चीजें क्या है। यहां पे दिया गया है कि समुद्रगुप्त के पश्चात गुप्त वंशावली में चंद्रगुप्त द्वितीय का नाम उल्लिखित है, परंतु दोनों शासकों के बीच रामगुप्त नामक एक दुर्बल शासक के अस्तित्व का पता चलता है। स्टोरी वही है, रामगुप्त एक दुर्बल शासक, जिसको क्या किया गया, उसकी पत्नी को ही शक उठा ले गए थे, और उसी को क्या करता है चंद्रगुप्त, उसे शकों से मुक्त करता है और रामगुप्त की हत्या करके स्वयं सत्ता पे शीन होता है और ध्रुवसामिनी देवी से विवाह करता है। आगे बढ़ते हैं, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में गुप्त साम्राज्य अपने उत्कर्ष की चोटी पर पहुंचा। उसने वैवाहिक संबंध और विजय दोनों तरह से साम्राज्य की सीमा का विस्तार किया। देखिए, अब यहां पे ध्यान देने वाली है कि इससे पूर्व वैवाहिक संबंध और युद्ध से कौन अपने साम्राज्य का विस्तार कर रहा था। पूर्व में हम बात किए थे, हमने कहा था एक राजा है हर्यक वंश का, जब हम मगध साम्राज्य का विस्तार पढ़ रहे थे तो मैंने नाम लिया था बिंबिसार। तो ये पुरानी नीति है कि या तो साम्राज्य का विस्तार वैवाहिक संबंधों से हो, या साम्राज्य का विस्तार कैसे हो, तो युद्ध से हो। युद्ध एक प्रत्यक्ष हो जाता है, और वैवाहिक संबंधों में क्या करते हैं, उपहार या दहेज के रूप में जो प्राप्त करते हैं क्षेत्र वो। फिर आगे बढ़ते हैं, विशाख दत्त कृत एक नाटक है देवी चंद्रगुप्तम। इसमें, इस नाटक में चंद्रगुप्त विक्रमादित्य से पूर्व रामगुप्त के या रामगुप्त का गुप्तों के शासक के रूप में वर्णन किया गया है, और देवी चंद्रगुप्तम में ही वर्णन है चंद्रगुप्त के आभा मंडल का, कि आखिर वो कैसा दिखता है, उसे बहुत सुंदर बताया गया है। और बताया गया कि अगर स्त्री आवरण या स्त्री वेशभूषा धारित कर ले तो उसे स्त्री या पुरुष है ये कहना बड़ा कठिन हो जाता था, यानी कि फर्क करना बड़ा मुश्किल हो जाता था। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि बड़ा मजबूत शासक है तो कैसे मजबूती पता चलेगी। इसकी विभिन्न विरुद्धों से यानी उपाधियों से, इसकी बड़ी बड़ी उपाधियां हैं, कैसी, जरा देखते हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय का जो अन्य नाम है वो क्या नाम है, तो कहते हैं इसका अन्य नाम इतिहास में देवगुप्त, देवराज, देवश्री, देवगुप्त, देवराज या देवश्री भी चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य को ही कहकर संबोधित किया गया है। फिर इसकी उपाधियां विक्रमांक, विक्रमादित्य, परम भागवत, सहसांक, देवपुत्र आदि भी है, यानी इसकी उपाधियां अलग अलग तरीके की दिखाई पड़ रही हैं। फिर हम कहते हैं कि चंद्रगुप्त द्वितीय ने शक मुद्राओं के ही अनुकरण पर चांदी के सिक्के भी उत्कीर्ण कराए। क्या किया है, कराए कि शक मुद्राओं का अनुकरण किया और उसी तरीके के चांदी के सिक्के उत्कीर्ण कराए। हम जानते हैं कि मौर्योत्तर काल में ही सबसे पहले सिक्कों का एक व्यवस्थित क्रम चलना शुरू हुआ। जैसे राजा का नाम, राजा की आकृति, साथ ही जब वो सिक्का निर्गत किया गया उसकी तिथि का अंकन। उसके पूर्व में हम पाते थे कि सिक्के इस प्रकार के व्यवस्थित नहीं है। जैसे हम अशोक को देख लें, चंद्रगुप्त मौर्य को देख लें, बिंदुसार को देख लें, या उसके बाद अन्य उसके जो वंशज है, किसी ने भी इस कार्य को नहीं किया। मौर्योत्तर काल में जब शक, हुण, कुषाण आए तो उन्होंने सिक्के की प्रवृत्ति को बदला था। इस चीज को हम पहले ही बता चुके हैं। ठीक, तो कहते हैं कि शकों या शक मुद्राओं का अनुकरण करके चांदी के सिक्कों को क्या किया, उत्कीर्ण करवाया। साथ ही पश्चिमी शक विजय के फलस्वरूप ही उसने व्याघ्र सिक्के उत्कीर्ण कराए और विक्रमादित्य की उपाधि ली। अब पश्चिमी विजय क्या है भाई, तो हमने कहा शकों पर विजय। किस पर, शकों पर विजय। शकों पर विजय मतलब मालवा और गुजरात को अपने अधीन करना। मालवा और गुजरात का शक राजा कौन, रुद्र सिंह तृतीय, रुद्र सिंह तृतीय। ठीक है, भारतीय अनुश्रुतियों में शकों के दर्प को चूर करने के कारण ही इसे एक नाम दिया गया, शकारी, यानी शकों को जीतने वाला। विक्रमादित्य यानी विक्रम और आदित्य, ठीक, दोनों की बातें। चंद्रगुप्त द्वितीय की दिग्विजयों का उल्लेख जो मिलता है
कहां से? तो एक अभिलेखीय साक्ष्य है, नाम है उदयगिरि गुहा लेख। क्या है? उदयगिरि गुहा लेख से उसके विजयों का वर्णन मिलता है। जिस प्रकार से समुद्रगुप्त ने अपनी विजयों का वर्णन प्रयाग प्रशस्ति में किया हरिशरण के माध्यम से, उसी तरीके से चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य ने अपनी विजयों का वर्णन उदयगिरि गुहा लेख से किया है, यानी कि अपने समस्त विजयों को वहां पे प्रदर्शित किया है। फिर कहते हैं चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में पाटलिपुत्र व उज्जैनी विद्या के प्रमुख केंद्र थे, और उज्जैनी उसकी दूसरी राजधानी भी थी। अभी हम लोगों ने नोटबुक पे देखा था पीछे कि उज्जैनी क्या है, उसकी दूसरी राजधानी भी थी। साथ ही पश्चिम का जो एरिया है, जो पश्चिम की एरिया है, उस क्षेत्र को कमांड करने के लिए भी उसने उज्जैनी को केंद्र बनाया। ठीक, क्लियर? आगे बढ़ते हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल या शासन का स्मरण लड़ाइयों के कारण नहीं, बल्कि कला और साहित्य के प्रति उसके अगाध अनुराग के कारण कहा किया जाता है। देखिए, एक बात है कि गुप्त काल को हम कभी कभी स्वर्ण युग भी कहते हैं। स्वर्ण युग किस तर्ज पर? गुप्तों ने क्या सर्वाधिक स्वर्ण सिक्के चलाए इसलिए? नहीं, गुप्तों के समय साहित्य और कला बहुत ही पुष्ट स्थिति में दिखाई देती है। तो कहते हैं, गुप्ता आर्ट इज द फ्लावर ऑफ आवर एस्टेब्लिश्ड ट्रेडिशन, लुक लाइक अ मीडियम फॉर संस्कृत लैंग्वेज फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ थॉट एंड फीलिंग्स। ठीक, यानी कि आर्ट एंड कल्चर पे बात किया गया, और उसका माध्यम संस्कृत भाषा में हमें दिखाई देता है कि संस्कृत भाषा का प्रश्रय, परम भागवत की उपाधि, गरुण राज चिन्ह, यानी कि वैष्णव धर्म का विकास, साथ ही उत्तर भारत में पहली बार मंदिर संस्कृति से परिचित भी गुप्तों ने ही करवाया। जैसे कानपुर का भीतरगांव मंदिर, देवगढ़ का दशावतार मंदिर, सिरपुर का मंदिर, ये जितने भी मंदिर हैं हम पाते हैं कि गुप्त काल में ही तो हमें दिखाई पड़ते हैं। यानी कि नागर शैली का बृहद विकास गुप्तों के समय ही हुआ, यानी कि यह अपनी विजयों से ज्यादा अपने कला, संस्कृति और साहित्य में उन्नयन के लिए प्रसिद्ध था। ठीक, आगे बढ़ते हैं, जरा देखते हैं और क्या दिया गया है। कहते हैं कि चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल का स्मरण लड़ाइयों के लिए नहीं, बल्कि कला और साहित्य के प्रति उसके अगाध अनुराग के कारण करते हैं। ठीक, फिर दूसरी लाइन है कि अनुश्रुतियों के अनुसार उसके दरबार में 9 विद्वानों की एक मंडली निवास करती थी, और इन्हें ही क्या कहा गया? नवरत्न कहा गया। क्या कहा गया? नवरत्न। ये नवरत्न कौन है? तो कहता है पहला नवरत्न है कालिदास। कालिदास क्या करेंगे? तो कहेंगे अभिज्ञान शाकुंतलम, अभिज्ञान शाकुंतलम, कुमार संभवम, ऋतु संहारम, विक्रमो सौरवीर्यम, वीर्यम। ठीक, इस तरीके से हम पाएंगे कि कालिदास ने लगभग 8-9 ग्रंथों की रचना की। ठीक, फिर हम देखते हैं एक अन्य विद्वान है धन्वंतरी। चिकित्सा शास्त्र में एक अद्भुत ज्ञान रखने वाले धन्वंतरी, ये इसी के दरबार से जुड़े हुए हैं, यानी ये आयुर्वेद और चिकित्सा के बड़े ही माहिर व्यक्ति थे, एक बेहतरीन चिकित्सक थे गुप्तकालीन। छपड़क, मैंने कहा था छपड़क फलित ज्योतिष। जब हम ज्योतिष पढ़ते हैं तो हम कहते हैं कि एक ज्योतिष होता है जो सामान्य होता है। एक ज्योतिष में कहते हैं कि जब पराशर ज्योतिष को हम पढ़ना शुरू करते हैं तो हम पाते हैं कि एक सामान्य ज्योतिष है, एक फलित ज्योतिष, कि एक दिन बाद, 2 दिन बाद क्या घटित हो सकता है, अभी कोई कार्य कर रहा है, सफल होगा कि नहीं होगा, उसको कहते हैं फलित ज्योतिष, मतलब क्विक रिजल्ट देने वाला। कोई भी हम कार्य कर रहे हैं तो कार्य जो कर रहे हैं वो संपन्न होगा कि नहीं, पॉजिटिव होगा कि निगेटिव, ये बताया पहली बार यहीं पर आता है फलित ज्योतिष। फलित ज्योतिष, और फलित ज्योतिष के प्रणेता है भारत में कौन? छपड़क, और ये क्या है? इसी के दरबार में है। फिर अमर सिंह, अमर सिंह, इनकी लिखी हुई एक कृति है अमर कोश, ये इसके रचयिता हैं। शंकु, बेताल भट्ट, अब सुने होंगे आप लोग नाम किदवंतियों में, विक्रम और बेताल। हम लोग धारावाहिक देखते हैं और कहते हैं कि विक्रम और बेताल हमने देखा। बेताल विक्रम से क्वेश्चन पूछता है और कहता है कि विक्रम, अगर तू प्रश्न का उत्तर नहीं दिया तो मैं तुझे मार डालूंगा, तू अपनी सूझबूझ लगा और मेरे जटिल प्रश्नों का उत्तर दे। ये वही बेताल भट्ट है। बेताल भट्ट मतलब कोई बेताल नहीं आ गया, कोई भूत पिचास नहीं आ गया, ये बेताल भट्ट है। ठीक, आगे घटपरक, वराहमिहिर, हम जानते हैं वराहमिहिर को। वराहमिहिर कौन है? खगोल विद्या के एक अद्भुत जानकार। फिर वररुचि, ये
इस तरीके के लगभग 9 विद्वान, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी 9 विद्वान, और इन्हें भारतीय इतिहास में जिस भी विषय से संबंधित हैं उसमें एक मानक को स्थापित करते हुए नजर आते हैं। इसीलिए हम कहते हैं कि कला के साथ साथ साहित्य का सृजन भी इस काल में खूब दिखाई दिया, और उसका माध्यम संस्कृत भाषा था। इसीलिए कुमारस्वामी अय्यप्पन कहते हैं ना कि फ्लावर ऑफ आवर एस्टेब्लिश्ड ट्रेडिशन लुक लाइक अ मीडियम फॉर संस्कृत लैंग्वेज फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ थॉट एंड फीलिंग्स। थॉट मतलब हमारी सोच, फीलिंग्स जो हम महसूस करते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। उसके शासनकाल में चीनी यात्री फाहियान भारत आता है। पहला चीनी यात्री जिसने भारतीय भूमि पे कदम रखा, जो कि इतिहास में दर्ज है, नाम है फाहियान, और इसकी लिखी हुई पुस्तक है फो यू की। क्या नाम है? फो यू की। पहला व्यक्ति है। कब आया? 399 से लेके 412 ईस्वी तक, यानी लगभग 15 वर्षों का समय फाहियान ने भारत में बिताया। कहते हैं कि इसने अपने यात्रा वृतांत में मध्य प्रदेश को ब्राह्मणों का देश कहा है। कहता है कि मध्य प्रदेश में ब्राह्मण रहते हैं। हम जानते हैं कि कई इतिहासकार यह मानने के लिए तैयार रहते हैं कि गुप्त क्या है, तो हमने पाया कि उन इतिहासकारों ने गुप्तों को क्या कहा? गुप्तों को उन्होंने कहा है कि ये ब्राह्मण ही थे। क्यों? उसका हवाला हम कल दे चुके हैं, आप देख लीजिएगा पीछे वाला वीडियो। आगे बढ़ते हैं। और कभी ये पूछ ले कि किस प्रदेश को ब्राह्मणों का देश कहा गया? मध्य प्रदेश में। अभी भी आज के समय भी चले जाइए तो वहां खूब ब्राह्मण आपको दिखाई देंगे। अब कि क्रिया कर्मणा सिद्धांत जो भी रहा हो, लेकिन कहते तो ब्राह्मण ही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पाटलिपुत्र से ही फाहियान ने वापसी यात्रा आरंभ की, यानी पाटलिपुत्र से फाहियान ने वापसी यात्रा आरंभ की, यानी कि अपनी यात्रा पूर्ण करने के बाद वो कहता है कि पुनः पाटलिपुत्र जाता है, समस्त भारत का भ्रमण करता है, यानी कि जहां जहां गुप्त साम्राज्य के क्षेत्र हैं, भ्रमण करने के बाद पुनः पाटलिपुत्र आता है और वहां से पुनः वापस की यात्रा अपनी शुरू करता है। अपनी पूरी यात्रा विवरण में वह कहीं भी सम्राट का नामोल्लेख नहीं करता है। यह भी बात है कि उसने भले ही चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया विक्रमादित्य के समय, लेकिन कभी भी उसने चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का नाम अपने वृतांत यानी फो युकी में कहीं भी उसने नहीं लिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब चंद्रगुप्त द्वितीय का जो काल है, ये ब्राह्मणों के जन्मोत्कर्ष का काल था। कहते हैं कि ये ब्राह्मण धर्म क्या? वही वैदिक परंपरा, वही कर्मकांड, संस्कृत भाषा, और वही पुरानी चीजें जो हम पहले भी बात कर चुके हैं कि जो सनातन परंपरा है उसकी क्या क्या विशेषताएं हैं, उनका परचम देखा गया, चरमोत्कर्ष देखा गया। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब एक शासक हैं, नाम है कुमारगुप्त या महेंद्रादित्य। तो कुमारगुप्त या महेंद्रादित्य क्या है? तो इसके पहले जरा सा ये समझ लेते हैं कि जो चंद्रगुप्त द्वितीय था, इसका वैवाहिक संबंध के द्वारा इसने मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित किया था। वो संबंध कौन कौन से थे, जरा उसको समझ लेते हैं। आ जाते हैं नोटबुक पर पहले, क्योंकि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य अभी इतनी बात पर्याप्त अभी नहीं है, थोड़ी और बात कर लेते हैं इस पे। आ जाते हैं जरा नोटबुक पे, देखते हैं कि वैवाहिक संबंध से मैत्रीपूर्ण संबंध कैसे स्थापित हुए। कहते हैं चंद्रगुप्त द्वितीय ने नागवंश की एक राजकुमारी है, नाम है कुबेर नागा, यानी कि कुबेर नागा से विवाह किया। तो वैवाहिक संबंध किसका? चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य का। पहला विवाह नागवंश की राजकुमारी है और नाम है कुबेर नागा। कुबेर नागा से इसको एक पुत्र भी हुई थी, कुबेर नागा से किया। इससे एक पुत्री थी और उसी का नाम है प्रभावती गुप्ता। ये प्रभावती गुप्ता वही है जिसका विवाह चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य ने वाकाटक राजवंश में किया था।
ध्यान रखिएगा। फिर जब इससे हम आगे बढ़ते हैं तो कुछ चीजें और मिलती हैं, यानी कि वाकाटक राजवंश में कौन था, तो रुद्र सिंह द्वितीय थे, उनसे विवाह इसने संपन्न कराया था। अब इससे हम आगे बढ़ते हैं तो पाते हैं कि एक राजा भोज की रचना है, उसका नाम है श्रृंगार प्रकाश। यानी कि श्रृंगार प्रकाश में उल्लेख मिलता है कि चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य ने कालिदास को अपना राजदूत बनाकर कुंतल नरेश कुकुस्त वर्मन के दरबार में भी भेजा था। यानी कि कुकुस्त वर्मन, और इसका सोर्स क्या है, यानी कि यह तो वैवाहिक संबंध है, लेकिन यह क्या है, दूसरा ये मैत्रीपूर्ण संबंध है। मैत्रीपूर्ण संबंध, वैवाहिक संबंध से नागवंश से इसका जुड़ा और उससे एक पुत्री हुई, कौन, प्रभावती गुप्ता, पत्नी का नाम कुबेर नागा, ध्यान रखिएगा। फिर राजा भोज की रचना, राजा भोज की रचना, नाम है इसका श्रृंगार प्रकाश। राजा भोज ने अपनी पुस्तक श्रृंगार प्रकाश में लिखा कि चंद्रगुप्त द्वितीय ने कालिदास को अपना राजदूत बनाया, कालिदास को अपना राजदूत बनाया और कहां भेजा, तो कुंतल प्रदेश में। कहां, कुंतल प्रदेश, कुंतल प्रदेश में भेजा। और कुंतल प्रदेश में जब भेजा तो वहां पर वहां का जो नरेश है उसका नाम है कुकुस्त वर्मन। क्या नाम है, कुकुस्त वर्मन, कुकुस्त वर्मन। कुकुस्त वर्मन वहां का शासक था। अब वहां पर कुकुस्त वर्मन के दरबार में भेजा तो कुकुस्त वर्मन यानी कि कुंतल नरेश जो कुकुस्त वर्मन है, और उसके दरबार में कालिदास जा रहे हैं चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के क्या, राजदूत बनकर। तो ये बता रहा है कि इन दोनों के बीच, यानी कि इन दोनों के बीच, कुंतल नरेश और गुप्तों के बीच मैत्रीपूर्ण संबंध थे। तभी तो राजदूत बनाकर कालिदास को किसने भेजा, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने कुंतल नरेश के पास भेजा। ये बात समझ गए होंगे। फिर चंद्रगुप्त की कुछ सांस्कृतिक उपलब्धियां अन्य भी हैं, जैसे चंद्रगुप्त द्वितीय के अभिलेखों में इसे परम भागवत कहकर संबोधित किया गया। साथ ही चंद्रगुप्त द्वितीय के समय ही हमने कहा कि चीनी यात्री फाहियान भी भारत आता है लगभग 399 ईस्वी में, और भारत में लगभग 415 ईस्वी तक रहता है। 15-16 वर्षों का समय यही व्यतीत करता है, ठीक है, यानी लगभग 16 साल का समय यह व्यतीत करता हुआ दिखाई पड़ता है। फिर चंद्रगुप्त द्वितीय के अन्य नामों की भी हमने बात की, तो कौन सा नाम है, देवराज, फिर मैंने कहा देवगुप्त, विक्रमांक, इस तरीके के नाम जो कि इसकी सांस्कृतिक उपलब्धियों के परिचायक के रूप में है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और हम चलते हैं अपने मेन पीपीटी पे, क्या है वहां पे दिया गया। यानी अगला जो शासक है कुमारगुप्त। अब इसका शासनकाल हम देख रहे हैं कि 415 से शुरू होकर लगभग 454-55 तक चलता हुआ दिखाई पड़ रहा है। ठीक, अब ये कुमारगुप्त के आगे ये लिखा हुआ है महेंद्रादित्य। ये महेंद्रादित्य इसकी उपाधि है, किसकी, कुमारगुप्त की। चंद्रगुप्त द्वितीय के उपरांत कुमारगुप्त प्रथम शासक बना। कुमारगुप्त के शासन की प्रथमतः तिथि 415 ईस्वी में मिलती है। कहां से, बिलसड़ अभिलेख से। बिलसड़ अभिलेख का संबंध भी किससे है, कुमारगुप्त से। कुमारगुप्त से ही बिलसड़ अभिलेख का संबंध है। तथा अंतिम तिथि के अनुमान इसके चांदी के सिक्कों से चलते हैं कि इसका शासनकाल 454 या 55 में क्या हुआ, समाप्त हुआ। ठीक, बिलसड़ अभिलेख से ही कुमारगुप्त ने गुप्तों की वंशावली प्राप्त होती है। बहुत इंपॉर्टेंट है, गुप्तों की वंशावली कहां से प्राप्त होती है, तो कुमारगुप्त के बिलसड़ अभिलेख से ही प्राप्त होती है। पहले कहीं नहीं मिलेगा, लेकिन हम जैसे ही जाएंगे बिलसड़ अभिलेख में तो श्रीगुप्त से शुरू करेगा, श्रीगुप्त, घटोत्कच, फिर बताएगा चंद्रगुप्त प्रथम, फिर समुद्रगुप्त, फिर बताएगा रामगुप्त बीच में आ गए हैं। रामगुप्त को रिप्लेस किया किसने, चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य ने। फिर उसके बाद कौन आता है, कुमारगुप्त या महेंद्रादित्य। ठीक, उसकी बात। अब
कुमारगुप्त के सुव्यवस्थित शासन का जो वर्णन है वो भी एक अभिलेख में उल्लिखित है कि आखिर इसका शासन व्यवस्था किस तरीके का था। तो मंदसौर अभिलेख में कुमारगुप्त के सुव्यवस्थित शासन का वर्णन किया गया है। यह अभिलेख एक प्रशस्ति के रूप में है जिसकी रचना कौन करता है? वत्स भट्टी करता है। कौन करता है? वत्स भट्टी करता है। और इसी प्रशस्ति में भारत में विज्ञापन का सर्वप्रथम उदाहरण भी मिलता है। अब देखिए, भारत में अभी आप देखते होंगे बहुत सारे ऐड आते हैं, एडवर्टाइजमेंट। पहली बार किसी अभिलेख में ऐड का उल्लेख किया गया या एडवर्टाइजमेंट वाली बात की गई है तो कहां से आई है? तो हम देखते हैं कि विज्ञापन की बात पहली बार मंदसौर अभिलेख में ही मिलता है। मंदसौर अभिलेख में कुछ व्यापारियों की भी चर्चा की गई है कि कौन किस श्रेणी का व्यापारी है या श्रेणी का मतलब क्या होता है, या कुछ प्रमुख श्रेणियों की चर्चा की गई है। मंदसौर अभिलेख में यह जो मूल रूप से है, यह अभिलेख नहीं प्रशस्ति के रूप में है। प्रशस्ति यानी कि मैंने कहा था आपसे कल कि प्रशस्ति वह अभिलेख होता है जो एक राजा की प्रशंसा में लिखा जाता है, उसके सम्मान में लिखा जाता है। ठीक, तो हमने कहा कि मंदसौर अभिलेख में मिलता है और यह अभिलेख एक प्रशस्ति के रूप में है जिसकी रचना वत्स भट्टी ने की, और इसी प्रशस्ति में भारत में विज्ञापन का सर्वप्रथम उदाहरण हमें प्राप्त होता है। यानी कि कभी आपसे सवाल कमीशन कर ले कि वह कौन सा अभिलेख है जहां से विज्ञापन के साक्ष्य मिलते हैं या प्रथम बार विज्ञापन का प्रभाव दिखाई देता है, तो हम क्या बोलेंगे? मंदसौर अभिलेख। और मंदसौर अभिलेख से संबंध किसका? तो कुमारगुप्त का। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। कहते हैं कि अभिलेख की भारत में परिपाटी की शुरुआत सम्राट अशोक ने किया था। भारत में अभिलेखों की शुरुआत की जो परिपाटी शुरू हुई वो किसके समय शुरू हुई? तो हम पाते हैं कि कुमारगुप्त के समय, क्षमा करिएगा, अशोक के समय शुरू हुई। लेकिन हम देखते हैं कि कुमारगुप्त वह व्यक्ति है या वह शासनकाल है जहां पाते हैं कि कुमारगुप्त का अब तक जितने भी शासक हुए उनमें सर्वाधिक अभिलेख किसी के प्राप्त हुए हैं। तो किसके हुए हैं? कुमारगुप्त के हुए हैं। यानी गुप्त शासकों में सर्वाधिक अभिलेख कुमारगुप्त का ही मिलता है। यानी कुमारगुप्त वह शासक है, हालांकि अगर समस्त अभिलेखों की बात कर दें तो अशोक ही आएगा कि सब सर्वाधिक अभिलेख अगर मिलेंगे तो अशोक का ही मिलेगा। कारण यह है कि अभिलेख का अशोक से इतना मतलब लगाव था कि अशोक ने अभिलेखों के माध्यम से ही अपनी सारी बातों को कहा है, और उसके इतिहास को आरजी भंडारकर ने अभिलेखों के का आधार मानकर या उन्हीं अभिलेखों के आधार पर अशोक के इतिहास को भी रचित करने का प्रयास किया है। ठीक है, ये भी हम समझते हैं। अब देखते हैं कि गुप्त शासकों में सर्वाधिक अभिलेख किसके? कुमारगुप्त के। फिर महाभारत काल में रजत सिक्कों का प्रचलन उसी के काल में हुआ। इन मुद्राओं पर गरुड़ के स्थान पर मयूर की आकृति उत्कीर्ण की गई है और चांदी के सिक्कों पर मयूर की आकृति है। हम जानते हैं कि शुरुआत में उनके राज चिन्ह के रूप में गरुड़ को बताया गया है, लेकिन गरुड़ के स्थान पर कुमारगुप्त को हम देखते हैं कि वो मयूर को उत्कीर्ण करता हुआ दिखाई देता है। तो पहली बार अगर आपसे पूछा जाए कि किसके मुद्राओं पर गरुड़ के स्थान पर मयूर का अंकन है, तो कुमारगुप्त या महेंद्रादित्य के सिक्कों पर है। ध्यान रखिएगा। ठीक है, और ये सिक्के कैसे हैं? चांदी के सिक्के हैं। फिर कुमारगुप्त के सिक्कों से पता चलता है कि उसने किया क्या? अश्वमेध यज्ञ किया। इसके पूर्व हम पाए थे कि समुद्रगुप्त ने भी क्या किया था? अश्वमेध किया था, और अश्वमेध प्रकार के सिक्कों का चलन में भी ले आया था। अश्वमेध प्रकार के सिक्के उसके समय चलन में भी थे। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं तो पाते हैं अस्कंदगुप्त के भीतरी अभिलेख से पता चलता है कि कुमारगुप्त के अंतिम दिनों में पुष्यमित्रों का आक्रमण हुआ। इससे निपटने के लिए उसने अपने पुत्र स्कंदगुप्त को क्या किया? भेजा, और अंततः स्कंदगुप्त ने क्या किया? पुष्यमित्रों को पराजित किया, या पराजय का अंततः पुष्यमित्रों को क्या किया? पराजित किया। यानी कि पुष्यमित्रों को पराजय का सामना करना पड़ा। स्कंदगुप्त क्या है? एक बेहतरीन सेनापति है। अपने पिता के आज्ञा पर पुष्यमित्रों को क्या करता है? पराजित करता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। कुमारगुप्त के ही शासनकाल में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर बीपीएससी, यूपीपीसीएस और यूपीएससी, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। किसके शासनकाल में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की गई?
ध्यान रखिएगा। तो हम कहते हैं कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना, यानी कि हम पाएंगे कि नालंदा विश्वविद्यालय किसके समय आएगा, तो हम कहेंगे कुमारगुप्त। और नालंदा विश्वविद्यालय की महत्ता बड़ी ही जबरदस्त है। हम लोगों ने पाया है नालंदा विश्वविद्यालय, हम लोगों ने देखा कि जो नालंदा विश्वविद्यालय है वो क्या है, हमने पाया था कि यह भारतीय शिक्षा का एक प्रमुख केंद्र के रूप में था। कौन? नालंदा विश्वविद्यालय। या नालंदा विश्वविद्यालय में हम लोगों ने देखा था कि यह कुमारगुप्त के समय स्थापित हुआ। ठीक है। इसके पूर्व हम एक अन्य विश्वविद्यालय को देख रहे थे, हम कहते थे तक्षशिला विश्वविद्यालय। ठीक है, कि तक्षशिला विश्वविद्यालय क्या है। तो देखिए, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई, किसने किया, उसी तरीके से हम पाते हैं तक्षशिला विश्वविद्यालय और उसके बाद विक्रमशिला विश्वविद्यालय। ठीक है। तो जरा सा यहां पर इसको रोक कर यहां नोटबुक में आ जाते हैं, जरा समझने का प्रयास करते हैं। यहां पर देखिए, नालंदा विश्वविद्यालय, इसके पूर्व में हम पाते हैं एक और विश्वविद्यालय है तक्षशिला। यह हमें मौर्यों के समय दिखाई देता है। ठीक है, कब दिखाई देता है? मौर्यों के समय। यानी कि उसमें हम बात करते थे कि जो स्वयं आचार्य चाणक्य तक्षशिला विश्वविद्यालय में पढ़े थे और वहां पे वो शिक्षक की भी भूमिका में रहे। तो तक्षशिला विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई? तो हम कहते हैं तक्षशिला विश्वविद्यालय की स्थापना 700 ईस्वी पूर्व में हुई। और किसने किया भैया? तो नाम है भरत, इसके द्वारा किया गया था। नोट कर लीजिएगा इसको। ठीक। दूसरा है नालंदा विश्वविद्यालय। तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुआ? तो हम कहते हैं गुप्त शासक कुमारगुप्त के शासनकाल में हम पाते हैं क्या कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। इसकी तिथि क्या है? तो हम पाएंगे कि लगभग 450 से 470 ईस्वी। देखिए, यह प्रथम विश्वविद्यालय है, उसके बाद यह नालंदा विश्वविद्यालय है। फिर हम एक अन्य विश्वविद्यालय पाते हैं विक्रमशिला विश्वविद्यालय। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई? तो हम कहेंगे लगभग हम कहते हैं कि 783 से लगभग 820 के मध्य। किसके द्वारा? धर्मपाल के द्वारा। किसके द्वारा? धर्मपाल के द्वारा स्थापित किया गया। यानी ये भारत के 3 महत्वपूर्ण विश्वविद्यालय हैं जहां से अक्सर सवाल पूछे जाते हैं। ठीक, ध्यान रखिएगा। नालंदा, तक्षशिला, विक्रमशिला। प्रथम, इन तीनों में प्रथम जो विश्वविद्यालय है वो तक्षशिला है। ठीक, इसके संस्थापक भरत हो गए। नालंदा विश्वविद्यालय कुमारगुप्त 450 से 470 के मध्य खड़ा होता है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय 783 से 820 के समय। किसके द्वारा? धर्मपाल, पाल शासक है, इसके द्वारा। ठीक, इसको ध्यान रखिएगा। अब जरा सा हम आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। ठीक है, ठीक है, आ जाते हैं। अब हम इसको देखना शुरू करते हैं। हमने यहां पे बात की थी कि कुमारगुप्त के ही शासनकाल में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। अब जब नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना हुई तो इस विश्वविद्यालय को हम कहते हैं कि बौद्धों का प्रमुख केंद्र है। किसका? बौद्धों का। और बौद्धों में भी किसका? महायान शाखा का। किसका? महायान शाखा का। इस विद्यालय को ऑक्सफोर्ड ऑफ महायान भी कहा गया है। यानी कि यह बौद्ध शिक्षा का एक प्रमुख केंद्र के रूप में दिखाई पड़ता है। यानी बौद्ध शिक्षा के एक प्रमुख केंद्र के रूप में हम पाते हैं किसको? नालंदा विश्वविद्यालय को। खास कर अगर पूछा जाए कि बौद्ध धर्म के किस शाखा को क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है, तो महायान शाखा को। और इसीलिए इसको ऑक्सफोर्ड ऑफ महायान
कहा गया है, ध्यान रखिएगा। अब कुमार गुप्त के शासन काल तक हम देखते हैं कि गुप्तों की वंशावली मिलती है। फिर कुमार गुप्त ने महेंद्रादित्य, श्री महेंद्र, अश्वमेध महेंद्र आदि उपाधियों को धारण किया। यानी महेंद्रादित्य या महेंद्र की जब भी बात आएगी तो आप ध्यान रखिएगा कि हम कुमार गुप्त की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है। अब इसके बाद हम चलते हैं आगे। अगला जो शासक है उसको हम कहते हैं स्कंदगुप्त। क्या? स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त की महिमा का हमने पूर्व में ही वर्णन किया था। कुमार गुप्त के समय ही क्या किया था इसने? पुष्यमित्रों के आक्रमण को विफल किया था, उन्हें पराजित किया था। किसने? स्कंदगुप्त ने। बाद में स्कंदगुप्त जैसा जो नाम है एक सर्विस नेम हो जाएगा, जैसे जैसे कहते हैं ना कि सेनापति। जब हम पढ़ेंगे हर्ष को तो उस काल में स्कंदगुप्त नामक एक पद हो जाएगा। ये बहुत ही बेहतरीन रणनीतिकार और युद्ध में दक्ष व्यक्ति दिखाई पड़ता है गुप्तों के समय। आते हैं, देखते हैं। कुमारादित्य या कुमार गुप्त प्रथम की मृत्यु के बाद, उसके बाद स्कंदगुप्त क्या होता है? शासक बना। उसके शासन की बागडोर संभालते ही हूणों का क्या हुआ? आक्रमण हो गया। हूण यानी कि विदेशी लोग, इन्हें मलेच्छ भी कहा गया। मलेच्छ यानी हूणों पर स्कंदगुप्त की सफलता का जो उल्लेख है वो कहां मिलता है? जूनागढ़ अभिलेख में मिलता है। कहां? जूनागढ़ अभिलेख में। चंद्रगर्भ पृच्छ नामक एक ग्रंथ है, इसमें भी महेंद्र सेन यानी कुमार गुप्त प्रथम के पुत्र के द्वारा विदेशियों पर विजय प्राप्त करने का साहित्यिक प्रमाण उपलब्ध है। यानी कि इसने हूणों को पराजित किया, इसका अभिलेखीय प्रमाण जो है वह है जूनागढ़ अभिलेख, और उसका साहित्यिक प्रमाण जो है वह है चंद्रगर्भ परिप्रेक्ष्य। यह साहित्यिक प्रमाण है, चंद्रगर्भ परिप्रेक्ष्य। इस ग्रंथ में महेंद्र सेन यानी कि कुमार गुप्त प्रथम के पुत्र के द्वारा क्या किया गया? हूणों को पराजित किया गया, और उसका नाम क्या है? स्कंद गुप्त। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं, जरा सा देखते हैं क्या और चीज है। कहता है स्कंद गुप्त एक योग्य सैन्य संचालक। मैंने कहा ना, बहुत ही योग्य सैन्य संचालक के रूप में इसे जाना जाता है। साथ ही एक कुशल प्रशासक भी था। उसने गिरनार पर्वत पर स्थित सुदर्शन झील का पुनरुद्धार कराया था। अब सुदर्शन झील की बात हम पहले भी कर चुके हैं कि भाई सुदर्शन झील क्या है या किस तरीके से है। तो जरा ये समझ लेते हैं कि सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार कब और किन किन शासकों के द्वारा करवाया गया। एक साथ हो जाएगा, आपको भी रटने में समझने में थोड़ी आसानी हो जाएगी कि भाई कब कब किया गया है जीर्णोद्धार। ठीक है, तो आइए जरा सा उसको भी हम देख लेते हैं। जैसे हमने कहा कि सबसे पहला सुदर्शन झील का अस्तित्व, इसको हटाते नोटबुक पे ही सीधा आते हैं। आइए नोटबुक पे ही आते हैं सीधा। ठीक, सुदर्शन झील। सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार जो सबसे पहले बात आया वो आता है चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य, इसके समय सौराष्ट्र का, चूंकि सुदर्शन झील कहां है? गुजरात के सौराष्ट्र में। उस समय वहां का अधिकारी था, नाम था पुष्यगुप्त वैश्य। इसने सबसे पहले कराया। फिर इस पर ध्यान गया किसका? सम्राट अशोक का, क्योंकि सुदर्शन झील एक कृत्रिम झील थी और वहां की जल की आवश्यकताओं को पूरी कर रही थी। कहां की? सौराष्ट्र की। तो दूसरा जो व्यक्ति है उसका नाम है अशोक। अशोक के समय एक अन्य व्यक्ति है वहां के, क्या है? प्रांतपति हैं, जिनका नाम है तुषास्प। तुषास्प। फिर अशोक के बाद रुद्रदामन ने इसका जीर्णोद्धार कराया। जूनागढ़ अभिलेख में इसकी चर्चा करता है। क्या नाम है उसका? नाम है सुविशाख। सुविशाख। फिर हम पाते हैं कि स्कंदगुप्त के समय इसका जीर्णोद्धार होता है।
स्कंदगुप्त के समय इसका जीर्णोद्धार होता है। और उस समय वहां का शासक था यानी प्रांतपति था चक्रपलित। चक्रपलित यानी सुदर्शन झील ये जो शासक हैं जिन्होंने जीर्णोद्धार कार्य शुरू किया, और ये उनके प्रांतपति हैं। प्रांतपति लाइक गवर्नर, जो कि सौराष्ट्र के गवर्नर थे, और उन्होंने भिन्न भिन्न शासकों के समय ये भिन्न भिन्न लोग रहे हैं जिन्होंने क्या किया, सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार कराया। ठीक, ये एक साथ हो गया। ठीक, आपको कभी भी इसमें दिक्कत नहीं आएगी। अब किसी भी शासक का पूछेगा तो आप करने की स्थिति में रहेंगे कि आखिर किस शासक की भूमिका क्या रही है। ठीक है, अब इससे आगे बढ़ते हैं, जरा समझने का प्रयास करते हैं कुछ और चीजें। कहते हैं कि इसने सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार कराया, और चंद्रगुप्त मौर्य ने भी किया था, अशोक ने भी किया था, और रुद्रदामन ने भी मरम्मत कराई थी। यानी इसके पहले 3 शासक इसके जीर्णोद्धार से जुड़ चुके हैं, वो आप देख चुके हैं। अब आगे बढ़ते हैं। जब आगे बढ़ते हैं तो पाते हैं कि स्कंदगुप्त के ने सुदर्शन झील के पुनरुद्धार का कार्य गवर्नर पर्णदत्त के पुत्र चक्रपलित को सौंपा था। ठीक, गवर्नर और गवर्नर का पुत्र दोनों उस कार्य से जुड़े हुए हैं। ठीक, अब उसने झील के किनारे एक विष्णु मंदिर का भी निर्माण कर दिया। सुदर्शन झील के किनारे कोई मंदिर नहीं था, स्कंदगुप्त ने पहली बार वहां पर विष्णु मंदिर का निर्माण कराया। स्कंदगुप्त को कोहम स्तंभ लेख में सक्रादित्य, यानी कोहम स्तंभ लेख किसका है, स्कंदगुप्त का है, और उसमें इसको शक्र आदित्य या सक्रादित्य कहकर संबोधित किया गया। फिर आर्य मंजूश्री मूल कल्प में देवराय तथा जूनागढ़ अभिलेख में श्री परिक्षिप्त वक्षा कहा गया है। तो ध्यान रखिएगा कि किस अभिलेख में स्कंदगुप्त के लिए क्या नाम आया है। स्कंदगुप्त को कोहम स्तंभ में सक्रादित्य, आर्य मंजूश्री मूल कल्प में देवराय, वहीं जूनागढ़ अभिलेख में श्री परिक्षिप्त वक्षा कहकर संबोधित किया गया। अब वेनसांग ने नालंदा संघाराम को बनवाने वाले शासक में सक्रादित्य के नाम का उल्लेख किया है, जिससे स्कंदगुप्त द्वारा नालंदा संघाराम को सहायता देने का प्रमाण मिलता है। ठीक, ये किसका विवरण है, वेनसांग का। वेनसांग कब आएगा, हर्ष के समय आएगा, यानी हर्षवर्धन के समय। ये बाद की घटना है, लेकिन बताया गया है कि संघाराम को बनवाने वाले शासकों में सक्रादित्य का नाम उल्लेखित है, और जिससे यह पता चलता है कि स्कंदगुप्त द्वारा नालंदा संघाराम को क्या किया गया, सहायता दिया गया। सक्रादित्य कौन है भाई, तो सक्रादित्य हमने कहा कि सक्रादित्य कोहम स्तंभ लेख में किसको कहा गया, स्कंदगुप्त को। ठीक, आगे बढ़ते हैं। स्कंदगुप्त ने 466 ईस्वी में चीनी सांग सम्राट के दरबार में दूत भी भेजे थे। सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है कि वह कौन गुप्त शासक था जिसने सांग सम्राट के दरबार में अपना राजदूत भेजा था, स्कंदगुप्त ने भेजा था। और उसके सुदूर चीन के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों का भी पता चलता है। चीन के साथ जो कुमार स्कंदगुप्त है, इसका संबंध कैसा है, मैत्रीपूर्ण संबंध है। इस बात का पता चलता है कि उसने क्या किया, चीनी जो सम्राट है यानी चीनी सांग सम्राट, उसके दरबार में अपना दूत भेजता है। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि स्कंदगुप्त के उत्तराधिकारी कैसे हैं। तो हम पाएंगे कि स्कंदगुप्त के उत्तराधिकारियों में एक नाम मिलता है जो सबसे शक्तिशाली व्यक्ति है, बुधगुप्त। कौन है, बुधगुप्त का नाम मिलता है। देखिए यहां आ गया, चलिए यहां पे दिया गया है कि स्कंदगुप्त के उत्तराधिकारियों में बुधगुप्त सबसे अधिक शक्तिशाली राजा था। प्रशासनिक सुविधा के लिए स्कंदगुप्त ने अपनी राजधानी को अयोध्या स्थानांतरित किया था। तो यहां पर यह भी आ सकता है कि वह कौन सा गुप्त शासक है जिसकी राजधानी अयोध्या थी, और किस दृष्टिकोण से, तो प्रशासनिक सुविधा के दृष्टिकोण से स्कंदगुप्त ने अपनी राजधानी अयोध्या स्थानांतरित की। उसके पहले इनकी मूल राजधानी क्या है, पाटलिपुत्र है, उसके बाद उज्जैन या उज्जैनी को बताया गया है। पहली बार अयोध्या को राजधानी बनाने वाला कौन है, स्कंदगुप्त है। भगवान श्री राम के समय अयोध्या राजधानी थी, और अयोध्या का प्राचीन नाम क्या है,
तो मैंने आपको पहले ही बताया है कि साकेत अयोध्या का प्राचीन नाम है, ध्यान रखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं। हूणों का आक्रमण, ये उस समय की बहुत बड़ी डिजीज है, एक बीमारी है जो भारतीय परिवेश में लग गए थे। ये हूणों को शांत करना और हूणों के आक्रमण से गुप्त साम्राज्य की रक्षा करना एक बहुत बड़ा दायित्व था। जरा देखते हैं कि क्या है। गुप्तों के पतन के कारणों में हूणों का आक्रमण एक विशिष्ट कारण रहा। हम पाते हैं कि चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के बाद लगातार शक, हूण, इनका आक्रमण होता रहा गुप्त साम्राज्य पे। उसके संप्रभुता को नष्ट करने का बार बार प्रयास किया गया। इन शासकों ने अपने अधिक से अधिक धन निवेश इन आक्रमणों को रोकने में भी किया। बाद में जब गुप्तों के पतन के कारण को हम पढ़ते हैं तो गुप्तों के पतन के कारण में एक कारण यह भी है कि बार बार विदेशी आक्रमण हुए, उसमें भी हूणों के आक्रमण बहुत बार हुए जो कि इनके पतन में सहायक सिद्ध हुए। किसी कोई बहुत मजबूत दीवार हो, अगर हम बार बार उस पर हथौड़ा मारेंगे तो क्या होगा, एक न एक दिन दीवार तो टूटेगी। आते हैं देखते हैं क्या है। तोरमाण, तोरमाण हूणों का प्रथम शासक था। धान्य विष्णु के एरण अभिलेख में तोरमाण का जिक्र आया है। अब धान्य विष्णु के एरण अभिलेख में क्या मिलता है कि एक शासक है, कौन, हूण शासक तोरमाण, जो कि क्या करता है, आक्रमणकारी के रूप में उसका उल्लेख किया गया, किसमें, एरण अभिलेख में। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं तो एक है कुबलय माला। कुबलय माला एक जैन ग्रंथ है और इसमें भी तोरमाण नामक शासक द्वारा चंद्रभाग नदी के तट पर पबैया नामक स्थान पर शासन करने का उल्लेख मिलता है। चंद्रभाग यानी चंद्रभागा, चंद्रभागा यानी हम उत्तर पश्चिम की तरफ चल रहे हैं और यहां दिया भी गया है कि वहां पर पवैया नामक एक स्थान पर क्या करता है, तोरमाण शासन भी करता हुआ प्रतीत होता है। उसका छोटा सा राज्य भी है। इससे आगे बढ़ते हैं, जरा देखते हैं अन्य चीजें क्या हैं। तोरमाण के बाद कहता है, तोरमाण के उपरांत गुप्त शक्ति की दुर्बलता का फायदा उठाते हुए उसके पुत्र मिहिर कुल ने भी भारत के आंतरिक भागों पर आक्रमण किया, जिसके प्रमाण हमें ग्वालियर प्रशस्ति और वेनसांग के वर्णन में प्राप्त होता है। यानी गुप्त शक्ति धीरे धीरे दुर्बल होने लगी और दुर्बलता का फायदा तोरमाण का एक पुत्र है मिहिर कुल ने उसका उठाया और भारत के आंतरिक हिस्सों में प्रवेश किया और उस पर क्या किया, शासन करने का भी प्रयास किया। और इस बात का पता ग्वालियर प्रशस्ति और वेनसांग दोनों के विवरण में है। यानी ग्वालियर प्रशस्ति भी कहती है इस बात को, जो कि अभिलेखीय साक्ष्य हो गया, और वेनसांग का विवरण जो कि साहित्यिक साक्ष्य हो गया। दोनों ही बात करते हैं तोरमाण के भारत पे आक्रमण की। फिर कहते हैं मंदसौर अभिलेख। मंदसौर अभिलेख के अनुसार 532 ईस्वी के आसपास मालवा के शासक यशोवर्मन ने मिहिर कुल को पराजित किया तथा उत्तर भारत में अपने प्रभुत्व स्थापित करने के उपलक्ष्य में विजय स्तंभ का निर्माण कराया। यानी मंदसौर अभिलेख, जहां से हमने कहा था कि पहला एडवर्टाइजमेंट वाली बात, ठीक, कि पहला विज्ञापन का जो साक्ष्य मिलता है इसी अभिलेख से मिलता है। किससे, मंदसौर अभिलेख से। और उसमें कुछ श्रेणियों के ऐड दिए गए हैं। इसी में मिलता है कि 532 के आसपास मालवा का एक शासक है यशोवर्मन। यशोवर्मन ने मिहिर कुल को पराजित किया और क्या किया, उत्तर भारत पर अपना प्रभुत्व स्थापित करने के उपलक्ष्य में एक विजय स्तंभ का निर्माण कराया। ठीक, अब इससे आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि अन्य चीजें क्या हैं। कहता है अगला कि वेनसांग के अनुसार मगध के शासक नरसिंह गुप्त बलादित्य ने, यानी कि नरसिंह गुप्त बलादित्य ने, यानी ये बाद के गुप्त शासक हैं जिन्होंने मिहिर कुल को पराजित करने में सफलता प्राप्त की थी। ठीक, यानी मिहिर कुल कुछ ज्यादा ही बड़ा सरदर्द था उस समय गुप्त शासकों के लिए। फिर कहता है कि गुप्तों के पतन के साथ साथ नए वंशों का उदय हुआ और इन वंशों में क्षेत्रीय राज्य, जैसा कि मौर्यों के पतन के बाद उत्पन्न होना शुरू हो गए, गुप्तों के पतन के बाद भी क्षेत्रीय राज्यों का उदय शुरू हुआ। इस क्रम में बल्लभी के मैत्रेय, कनौज के मौखारी, थानेश्वर का वर्धन वंश आदि प्रमुख था।
यानी कि मगध में परवर्ती गुप्तों की एक शाखा थी छोटी, जो शासन करने लगी, यानी वो मगध तक ही सिमट कर रह गई। बाकी जो क्षेत्र थे उनके क्षेत्रों में, जैसे बल्लभी में मैत्रेय वंश, कन्नौज में मौखारी वंश, उसी तरीके से थानेश्वर में वर्धन वंश का शुरुआत हो गया। ठीक, अब हम जानते हैं कि गुप्त साम्राज्य के पतन के बाद गुप्त प्रांतों में सर्वप्रथम जूनागढ़ प्रांत ही स्वतंत्र हुआ। यानी गुप्तों की जब स्थिति दुर्बल हुई, पतन की तरफ जाने लगे, तो गुजरात का एक जो प्रांत है, सौराष्ट्र वाला जो एरिया है, वो सबसे पहले क्या हुआ, अपने आप को स्वतंत्र घोषित किया। उसे हम क्या कहते हैं, जूनागढ़। अब हम स्वतंत्रता के समय भी जाएंगे तो जूनागढ़ का बिल है, किस आधार पे, जनमत के आधार पे, वो पढ़ेंगे जब मॉडर्न इंडिया, तब समझेंगे। अभी क्या है यहां पर कि गुप्तों में कभी पूछ ले कि गुप्तों की दुर्बल होती स्थिति को देखते हुए अगर सबसे पहले किसी राज्य ने अपने आप को स्वतंत्र घोषित किया तो वो कौन सा राज्य था, तो सबसे पहले अपने आप को स्वतंत्र घोषित करने वाला जूनागढ़ या सौराष्ट्र वाला एरिया। ठीक, फिर कुमारगुप्त तृतीय गुप्त वंश का अंतिम महान शासक था और हुणों का अधिकार मालवा और मध्य भारत के एक बड़े हिस्से में था। ठीक, अगर कोई शासक है जो अंतिम महान शासक के रूप में है, वो है कुमारगुप्त तृतीय। ठीक, अब इसके बाद हमें इनके प्रशासनिक व्यवस्था को देखना होता है, यानी कि गुप्तकालीन प्रशासन क्या था, गुप्तकालीन संस्कृति किस तरीके की है। खासकर गुप्तकालीन संस्कृति में कालिदास ने 7 रचनाएं मूल मिलती हैं, जिनमें हम कहते हैं कि कालिदास ने 3 नाटक लिखा। इसके सांस्कृतिक पक्षों को देखना बहुत ज्यादा जरूरी है गुप्तकालीन, क्योंकि कभी पूछता है कि अभिज्ञान शाकुंतलम क्या है, मालविकाग्निमित्रम क्या है, या कभी पूछ सकता है कि विक्रमोर्वरीयम क्या है। तो मालविकाग्निमित्रम, विक्रमोर्वरीयम या अभिज्ञान शाकुंतलम, ये तीनों ही नाटक है। उसी तरीके से रघुवंशम और कुमार संभवम महाकाव्य है, ऋतु संहारम या मेघदूत लघु काव्य है। तो इसको समझना होगा, कब, जब सांस्कृतिक पक्षों को देखेंगे तब। आज के लिए यही रुकते हैं और हम इससे आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। मुझे आशा नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आपको जो मैंने बताया या जो कहा, वो सारी बातें आपको ठीक ठीक समझ में आ गई होंगी। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। ठीक है।